नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। पिछले 1 साल से पूरे देश में देशभक्ति और देशद्रोह को लेकर अंधाधुंध बहस चल रही है, जो जेएनयू में लगे देश विरोधी नारों के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पहुंची और पिछले 1 हफ्ते से इस पुरानी बहस का नया राउंड शुरू हो गया है। देश विरोधी नारे लगाने वालों के समर्थक इसे अभिव्यक्ति की आजादी बताते हैं, उनके विरोधी ऐसे नारे लगाने वालों को देशद्रोही बताते हैं। लेकिन इस बहस के बीच आज हम खबरदार में उस सवाल का विश्लेषण करेंगे जो बहस की धुंध में अक्सर छूट जाता है कि आखिर देशद्रोह को लेकर हमारे यहां का कानून इतना कच्चा क्यों है कि देश के टुकड़े करने वाली सोच और ऐसे नारे लगाने वाले अदालतों से बच जाते हैं। क्यों देशद्रोह के मामलों में सजा की दर इतनी कम है? क्योंकि देशद्रोह को लेकर हमारा कानून अंग्रेजों के जमाने का है, जिसमें देशद्रोह नहीं बल्कि राजद्रोह की बात है। और इसकी परिभाषा इतनी व्यापक है कि या तो इसका दुरुपयोग होता है या फिर यह कानून इतना अस्पष्ट है कि पुलिस सबूत नहीं जुटा पाती और अपने अपने केस के हिसाब से अदालतें इसकी व्याख्या करती हैं। अरे हम क्या चाहते हैं? आजादी। आजादी। चाहे पिछले साल 9 फरवरी को जेएनयू में लगे देश विरोधी नारों का मामला हो या फिर अभी 22 फरवरी को दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज का लेटेस्ट केस हो। अरे हम क्या चाहते हैं? आजादी। आजादी। सब देशद्रोह और देशभक्ति की बहस में कूद तो जाते हैं, लेकिन इस पर बहस नहीं होती कि आखिर देशद्रोह के केस ही कानून की किताब में पूरी तरह से क्लियर क्यों नहीं है। क्योंकि कई बार देश की अदालतें तक कह चुकी हैं कि देश के खिलाफ बोलने भर से सिर्फ देशद्रोह का केस नहीं चल सकता। देश विरोधी बातों के साथ अगर हिंसा भड़काने और देश को आघात पहुंचाने वाला एक्शन होगा तभी देशद्रोह का केस बन सकता है। देशद्रोह पर कानून इतना अस्पष्ट है कि अदालतें भी इस तरह के मामलों में अपने अपने तरीके से व्याख्या करती रही हैं। यही वजह है कि देशद्रोह के मामले तो छोटी छोटी बात पर भी दर्ज हो जाते हैं, लेकिन इसमें सजा की दर ना के बराबर ही है। अरे हम क्या चाहते हैं? आजादी। आजादी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में 22 फरवरी को जो नारे लगे, उनसे भी गंभीर नारे जेएनयू में पिछले साल 9 फरवरी को लगे थे। लेकिन 1 साल से ज्यादा वक्त के बाद भी दिल्ली पुलिस इस मामले में चार्जशीट तक फाइनल नहीं कर सकी है। आरोपी छात्र जमानत पर बाहर हैं और उन्हीं छात्रों में एक छात्र उमर खालिद को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हंगामा हुआ। जिस पर पिछले 1 हफ्ते से बहस चल रही है और मार्च काउंटर मार्च चल रहे हैं। लेफ्ट के मार्च के बाद अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी ये मार्च कर रहा है। ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और अलग अलग जो यहाँ पर विषय है उसके ऊपर नारेबाजी हो रही है। कोई अगर बात कर रहा है माओवादियों की, तो कोई बात कर रहा है अफजल समर्थकों की। ये सारे जितने भी छात्र हैं उनका कहना है कि जो देशद्रोह है, जो देशद्रोह के नारे लग रहे हैं, उसके खिलाफ वो आवाज उठा रहे हैं। राष्ट्रवाद के जो भी खिलाफ है, जो देश के टुकड़े करने की बात करेंगे, हम उनके खिलाफ हैं। ये आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी का दिल्ली यूनिवर्सिटी का तिरंगा मार्च है, जो उसी देशद्रोह और देशभक्ति की बहस को आगे बढ़ा रहा है और देश विरोधी नारे लगाने वालों पर देशद्रोह के उस कानून के तहत एक्शन लेने की मांग कर रहा है, जिसे लेकर हमारा सिस्टम ही इतने वर्षों के बाद भी क्लियर नहीं है। अक्टूबर 2012 में गृह मंत्रालय ने कानून मंत्रालय को देशद्रोह कानून पर समीक्षा करने के लिए कहा था। देशद्रोह कानून की समीक्षा के लिए 20वें लॉ कमीशन से भी कहा गया, लेकिन उसकी रिपोर्ट कभी नहीं आई। दिसंबर 2014 में नए लॉ कमीशन ने कहा कि देशद्रोह कानून को आपराधिक मामलों की समीक्षा के तहत लिया जाएगा। देश विरोधी नारों के केस में गृह राज्य मंत्री तक कह चुके हैं कि देशद्रोह कानून के अस्पष्ट होने से पुलिस को मुश्किल आती है। जेएनयू के उस एक्स फैक्टर को डिकोड करने के लिए स्कूल ऑफ सोशल डिपार्टमेंट में यहाँ पहुंचे। नजर रुकती है उस एक पोस्टर पर जिसकी वजह से जेएनयू पे हमेशा सवाल उठता है। फ्रीडम ऑफ कश्मीर, फ्री पैलेस्टीन,
राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। फरवरी 2016 में अगर कश्मीर की आज़ादी के नारे लगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर कश्मीर की आज़ादी के नारे लगे, तो आखिर उसकी उपज कहाँ से है? वो उपज है ऐसे वो पोस्टर जो जेएनयू में लगे हुए हैं। केंद्र सरकार के मंत्री अपने बयानों में देश विरोधी नारों को लेकर सख्त दिखते हैं, लेकिन जब देशद्रोह के कानून को लेकर सिस्टम के सुस्ती पर सवाल आता है तो गोलमोल जवाब ही मिलता है। Who brought the sedition law? Is it Narendra Modi government? Certain people raising anti-national slogans, anti-India slogans, certain people raising the issues of separatism, independence to Kashmir, certain people trying to celebrate the memory of Afzal Guru, a terrorist. That is the main issue. And what is the law as per the constitution? What is the as per Indian Penal Code? That has to take its own course. The law ministry and the home ministry, after proper consultation, whatever they feel appropriate, they will bring a bill. I am not the authority. I am not even looking after parliamentary affairs also now. But the unity and integrity of the country, safety and security of the people is paramount to this government. देशद्रोह पर नए कानून के ड्राफ्ट पर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, जबकि हाल यह है कि देशभक्ति और देशद्रोह को लेकर खूब बहस हो रही है। आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी डीयू के विवाद पर यह कहा कि इस देश में राष्ट्रवाद किसी बुरे शब्द की तरह देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की इस देश के प्रति और लगाव के प्रति जो मूल विचारधारा है, उसमें कोई देश को तोड़ने की बात करता है तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी का जो रवैया है हम लोग उसको आगे रखेंगे। और उसमें नेशनलिज्म इज अ गुड वर्ड। ये तो केवल इस देश में है कि राष्ट्रवाद बुरा शब्द है, ये विवाद खड़ा करने की एक प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बहस सिर्फ एक दूसरे को अपने राजनीतिक एजेंडे से पीटने की चल रही है। कॉलेज कैंपस में छात्र संगठन आपस में हाथापाई कर रहे हैं और मार्च के जवाब में मार्च निकाल रहे हैं, तो इधर इसी के हंगामे को लेकर नेता जुबानी लड़ाई में भिड़े हैं। बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिस्टम बहस से आगे ऐसा कोई कानून लेकर आएगा जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देशद्रोह या देश को तोड़ने वाली बातें कहने पर लेकर कानून की किताबों में जो धुंध है वो खत्म हो सके, और इस तरह की स्थिति ना हो कि देशद्रोह के नाम पर केस तो दर्ज हो जाए, हंगामा मच जाए, लेकिन असल में कुछ भी ना हो, जैसा कि जेएनयू के केस में पिछले 1 साल में दिखा है। दिल्ली से पद्मजा जोशी और कपिल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। हमने अभी अपने विश्लेषण में आपको जो जेएनयू के अंदर लगे पोस्टर दिखाए थे, जिनमें नक्सलियों का समर्थन, कश्मीर की आजादी वाली बातें लिखी थी, आज तक पर इस रिपोर्ट को दिखाने के बाद जेएनयू में ऐसे पोस्टर हटा लिए गए। देशद्रोह के मौजूदा कानून पर जो धुंध है, उस धुंध को नए कानून से हटाने की बात पिछले कई सालों से चल रही है, लेकिन उस पर सिस्टम अब तक सुस्त रफ्तार में ही है। अभी भी नए कानून के ड्राफ्ट को लेकर केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय के बीच बातचीत चल रही है। हम आपको देशद्रोह के मौजूदा कानून के बारे में भी बताते हैं, जो हम अंग्रेजों के जमाने से ढोते चले आ रहे हैं। देशद्रोह कानून आईपीसी बनने के 10 साल बाद 1870 में लाया गया था। देशद्रोह का केस आईपीसी की धारा 124A के तहत बनता है, जिस पर 3 साल की सजा और जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। देशद्रोह कानून ब्रिटिश राज से आजादी की लड़ाई के दौरान आया था, जिसमें सरकार के खिलाफ हिंसा और नफरत फैलाने के लिए यह केस चलता था। उस वक्त आजादी के लिए लड़ रहे नेताओं पर इस कानून का इस्तेमाल होता था। बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी पर भी देशद्रोह का केस लगाया गया था। आजादी के बाद कई सालों तक कांग्रेस सरकारों ने इस कानून का इस्तेमाल सरकार के विरोधियों पर किया, जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग या फिर वो कम्युनिस्ट शामिल थे जो हिंसा से सरकार को उखाड़ फेंकने की बात करते थे। 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून की लिमिट तय कर दी थी और कहा था कि यह हिंसा के लिए उकसाने की स्थिति में ही लागू होगा, लेकिन उसके बाद भी दशकों तक देशद्रोह के कानून की धाराओं का इस्तेमाल होता रहा है और हर साल हजारों केस दर्ज होते हैं। रामजस कॉलेज से उठे विवाद के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने अभी कहा है कि एक बार देशद्रोह के बारे में कानूनी परिभाषा क्लियर हो जाएगी तो अदालतों के लिए भी इसकी व्याख्या करना आसान हो जाएगा और पुलिस के लिए भी ऐसे मामलों में चार्जशीट फाइल करने में दिक्कत नहीं होगी। हम आपको देशद्रोह के उन मामलों के बारे में बताते हैं जिन्हें पिछले साल से ही देश के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने इकट्ठा करना शुरू किया था।
एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2015 में देशद्रोह कानून के तहत 571 केस दर्ज हुए, जिसमें सबसे ज्यादा 60 केस उत्तर प्रदेश से थे। इसमें तेलंगाना में 54 केस, कर्नाटक में 49 केस, केरल में 45 केस राज्य के खिलाफ अपराध के तहत दर्ज हुए। ऐसे मामलों में जांच लंबी चलती है, चार्जशीट फाइल होने की दर कम होती है। चार्जशीट फाइल हुई तो कोर्ट में लंबे ट्रायल चलते हैं और सजा की दर बहुत कम होती है। वर्ष 2015 में देशद्रोह के कानून के तहत 1179 लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन इनमें सिर्फ 16 लोग ही दोषी ठहराए गए। जेएनयू जैसे मामले पहले भी आते रहे, लेकिन अदालतों में जाकर ये मामले मुंह के बल गिर जाते हैं। देशद्रोह के 83% मामलों में पुलिस पक्के सबूत लाने में नाकाम रहती है, जिससे आरोपी छूट जाते हैं। देश विरोधी नारे हों या ऐसी कोई देश विरोधी हरकत जिसमें देश की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश होती है या हिंसा के लिए भड़काने की कोशिश होती है, इन्हें अभिव्यक्ति की आजादी के अकाउंट में नहीं डाला जा सकता है। लेकिन जब तक देश विरोधी सोच पर कानूनी कोड़े चलाने वाला कानून नहीं आएगा और अंग्रेजों के बनाए कानून को ही ढोया जाता रहेगा, देशभक्ति और देशद्रोह पर इसी तरह की अंधाधुंध बहस चलती रहेगी, जिसमें आखिर में जाकर कुछ भी नहीं होता। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आतंक के खिलाड़ियों का होम ग्राउंड बन चुके पाकिस्तान में अपनी आखिरी सांसें गिनते क्रिकेट की दशा और दिशा का विश्लेषण करेंगे, जिसकी वजह से विदेशी क्रिकेटर पाकिस्तान सुपर लीग को बीच मझधार में छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए। ऐसे ही पाकिस्तान में सियापों की भरमार होती है। एक सियापा पाकिस्तानी क्रिकेट में भी हुआ है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की नकल करके पाकिस्तान ने अपने यहां पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल शुरू की, लेकिन पीएसएल अब पाकिस्तान सियापा लीग बन गया है, क्योंकि पीएसएल में शामिल विदेशी खिलाड़ियों ने फाइनल मैच खेलने के लिए लाहौर जाने से इनकार कर दिया। दरअसल साल 2009 में श्रीलंकाई टीम पर हुए आतंकवादी हमले के बाद से पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम धूल फांक रहे हैं और पाकिस्तान के लोग अपनी जमीन पर इंटरनेशनल मैच देखने के लिए तरस रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट के इसी सूखे को दूर करने के लिए पाकिस्तान ने पिछले साल इंडियन प्रीमियर लीग की नकल करके पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल की शुरुआत की, जिसमें 5 टीमें खेलती हैं और हर टीम में 4 विदेशी खिलाड़ी शामिल होते हैं। लेकिन कोई भी देश अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान की जमीन पर खेलने की इजाजत नहीं देता। इसीलिए पाकिस्तान सुपर लीग का आयोजन दुबई और शारजा में किया जाता है। लेकिन इस बार पाकिस्तान को लगा कि वो दुनिया को दिखा देगा कि क्रिकेट के लिए पाकिस्तान की धरती अब महफूज है। यही बताने के लिए पाकिस्तान ने 5 मार्च को पीएसएल का फाइनल मैच लाहौर में करवाने की जिद पकड़ ली। लेकिन अब मसला यह है कि फाइनल में जगह बनाने वाली क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम के विदेशी खिलाड़ियों ने लाहौर जाने से इनकार कर दिया है। और तो और कोई विदेशी कमेंटेटर भी लाहौर जाकर अपनी जिंदगी की आखिरी कमेंट्री करने का रिस्क लेने को तैयार नहीं हुआ। बस यहीं से पाकिस्तानी क्रिकेट का सियापा शुरू हो गया है। अब हम और ज्यादा क्या कहें, पाकिस्तान में हर तरफ बस इसी सियापे की चर्चा है। आप तो बस एक दर्शक की नजर से पाकिस्तान सियापा लीग के रोमांचक पलों का आनंद उठाइए। पाकिस्तान सुपर लीग का सियापा अभी यहीं खत्म नहीं हुआ है। अभी पेशावर और इस्लामाबाद के बीच सेमीफाइनल मैच खेला जाना है, लेकिन दोनों ही टीमों के विदेशी खिलाड़ियों ने अपनी अपनी फ्रेंचाइजीज को बता दिया है कि वो लाहौर जाने का जोखिम उठाने के कतई इच्छुक नहीं है। वैसे भी जो पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाड़ियों का होम ग्राउंड हो, वहां कदम रखने से डरना तो जायज है। वैसे पाकिस्तान की जिस पीएसएल को खुद पाकिस्तान में सियापा लीग की उपाधि प्रदान की जा रही है, उस पीएसएल का आइडिया पाकिस्तान के दिमाग में इंडियन प्रीमियर लीग की नकल करके आया था। वो बात अलग है कि शेर और चूहे के बीच कोई मुकाबला नहीं होता। अपने 10वें सीजन की शुरुआत करने जा रहे आईपीएल की ब्रांड वैल्यू पाकिस्तान सुपर लीग से 40 गुना ज्यादा है। साल 2008 में पहले सीजन में आईपीएल की ब्रांड वैल्यू $7,235 लाख थी, जबकि साल 2016 में शुरू हुए पहले सीजन के वक्त पीएसएल की ब्रांड वैल्यू महज $186 लाख थी। आईपीएल में विजेता टीम की प्राइज मनी भी पाकिस्तान सुपर लीग से 5 गुना ज्यादा है। आईपीएल 2016 की विजेता टीम को इनामी राशि के तौर पर $30 लाख मिले थे, जबकि इस बार पीएसएल की विजेता टीम को सिर्फ $6 लाख की प्राइज मनी मिलेगी। आपको पता होगा कि आईपीएल में किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेटर की एंट्री बैन है, लिहाजा पीएसएल में भी भारतीय क्रिकेटरों को नहीं खिलाया जाता। वो बात अलग है कि पाकिस्तान अगर भारतीय क्रिकेटरों के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा भी लेता तो भी कोई भारतीय क्रिकेटर पीएसएल में खेलने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि जिस पाकिस्तान को पूरी दुनिया आतंकवाद का खिलाड़ी नंबर 1 मानती हो, उस पाकिस्तान को खेल के मैदान में अकेला छोड़ना ही अच्छा है। और अब तो खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।